हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्काई का जीके। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बीपीएससी कॉन्सेप्ट वाला का डिस्कशन करेंगे। उसका सेट है जो फ्लैट वन है, किसके लिए है? स्पेशल जीएस का है। ठीक है, टोटल 100 क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, इसका हम लोग एनालिसिस करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा और कमेंट कीजिएगा कैसा लगा वीडियो। ठीक है, अगर आप किसी और टेस्ट का भी रिवीजन वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, अनुप्रस्थ तरंग में माध्यम के कण दोलन करते हैं। किसके साथ दोलन करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा तरंग प्रसार के लंबवत। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया, तरंग प्रसार के लंबवत दोलन करते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा प्रश्न है कि सौर सेल निर्माण के लिए प्रायः उपयोग होने वाली सामग्री निम्न में से कौन है? बताइए, सौर सेल में किसका उपयोग होता है? तो सबको पता है, सिलिकॉन है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिलिकॉन। ठीक है, सिलिकॉन एक अर्धचालक है जिसके व्यापक रूप से हम लोग सौर सेल बनाने में करते हैं। ठीक है, यह सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन होल युग्म उत्पन्न करता है जिससे फोटोवोल्टिक प्रभाव के माध्यम से विद्युत विद्युत उत्पन्न होती है। सिलिकॉन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, किफायती है और कुशल है, इसलिए इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि एक लिफ्ट में जो एक समान त्वरण से नीचे की ओर गति कर रही है, किसी व्यक्ति का आभासी भार होगा। क्या होगा बताइए? तो ये हो जाएगा व्यक्ति के स्थिर होने पर भार से कम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, व्यक्ति के स्थिर होने पर भार से कम हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चौथा प्रश्न है दोस्तों कि जब ध्वनि तरंग वायु से जल में प्रवाहित होती है, निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म परिवर्तित होगा? बताइए, कौन सा गुणधर्म परिवर्तित होगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए पढ़ते हैं, दो ऑप्शन है, इसका आंसर इसमें से नहीं है। आगे बढ़ते हैं, तो ऑप्शन नेक्स्ट क्या है? इसका आंसर तरंगदैर्ध्य और वेग दोनों हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, तरंगदैर्ध्य एवं वेग दोनों। ये जो है जो देखिए, पूरा हम एक्सप्लेन करते हैं दोस्तों। ठीक है, जब ध्वनि जल में प्रवेश करता है तो उसकी आवृत्ति अपवर्तित रहता है, तो जानते हैं, क्योंकि ध्वनि के स्रोत द्वारा निर्धारित होता है। ठीक है, हालांकि जल जैसे सघन माध्यम में ध्वनि की गति बढ़ने पर उसका वेग भी बढ़ जाता है। चूंकि तरंगदैर्ध्य बराबर वेग बटे आवृत्ति होता है तो तरंगदैर्ध्य भी बढ़ता है। इस प्रकार वेग और तरंगदैर्ध्य दोनों में परिवर्तन होता है। ठीक है, लेकिन आवृत्ति सेम रहता है दोस्तों। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। पांचवा प्रश्न देखते हैं। तो पांचवा प्रश्न क्या है? एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? बताइए, एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर है? यह है 746 वाट के। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 746 वाट के बराबर होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी पर पलायन वेग, बहुत अच्छा प्रश्न है। पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? तो होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। 7वां प्रश्न क्या है कि टॉर्च में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग प्रकाश की एक प्रबल समानांतर किरण उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं टॉर्च में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अवतल दर्पण का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न है कि विद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं कभी नहीं करते हैं। क्या नहीं करते हैं? एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कितना नंबर? 9 नंबर। 9वां प्रश्न है, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। बताइए किस पर निर्भर करेगा? तो इसमें से सब पर निर्भर करता है। ठीक है, लंबाई पर भी करता है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर भी करता है और सामग्री की प्रकृति पर भी करता है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, प्रतिरोध बराबर क्या होता है? रो एल बाई ए। ठीक है, याद रखिएगा फॉर्मूला। आगे बढ़ते हैं हम लोग, जहाँ एल जो है लंबाई है और ए क्षेत्रफल है अनुप्रस्थ काट का। नेक्स्ट है 10वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्लक है जिसका उपयोग पॉलीथीन बनाने में किया जाता है? बताइए, पॉलीथीन बनाने में किस एकलक का प्रयोग करते हैं? तो वह इथिलीन का करेंगे। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, एथिलीन का। ठीक है, एथिलीन का सूत्र होता है C2H4, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उदासीनीकरण अभिक्रिया तब होता है जब, बताइए क्या होगा जब? तो जब जो है दोस्तों कि एक अम्ल एक क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तब होता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। आंसर ऑप्शन नंबर बी जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न है, लोहे में जंग लगना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो लोहे में जंग लगना ये किसका उदाहरण है? बताइए, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो ये ऑक्सीकरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑक्सीकरण का उदाहरण है। ठीक है, और जंग का सूत्र होता है Fe2O3 इंटू XH2O। ठीक है, याद रखिएगा।
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना नंबर होगा दोस्तों? 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न है कि पेप्टाइड बंधों का निर्माण निम्नलिखित अभिक्रियाओं में के परिणाम स्वरूप होता है। बताइए किस अभिक्रिया के स्वरूप होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 अमीनो अम्लों का एक अमीनो समूह और एक कार्बोक्सिलिक समूह। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 14 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी गैस जल में सबसे अधिक घुलनशील है? बताइए जल में सबसे अधिक घुलनशील गैस वो है कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 15 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी मिश्रण है? बताइए इसमें से कौन जो है विषमांगी मिश्रण है? तो जल में रेत जो है विषमांगी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा जल में रेत, ये विषमांगी है। नेक्स्ट 16 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि दर्द से राहत पाने के लिए किस वर्ग की दवाओं का उपयोग करते हैं? बताइए दर्द के लिए कौन सा दवा लेते हैं? एनाल्जेसिक लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एनाल्जेसिक। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है वासा अम्लों के साथ अभिक्रिया से किस साबुन का निर्माण होता है? सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन क्या है कि वासा अम्लों की डैश के साथ अभिक्रिया से साबुन का निर्माण होता है। किसके साथ अभिक्रिया से साबुन का निर्माण होगा? तो ये हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड से। आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH। ठीक है, फॉर्मूला भी याद रखिएगा। नेक्स्ट 18वां प्रश्न क्या है? एलपीजी में मुख्य रूप से शामिल है। बताइए एलपीजी में मुख्य रूप से क्या क्या होता है? तो उसमें होता है ब्यूटेन तथा प्रोपेन होता है। ऑप्शन नंबर ए हो गया ब्यूटेन तथा प्रोपेन। अगला प्रश्न है हीमोफोबिया एक प्रकार का भय है। कैसा भय है? तो ये हो जाएगा रक्त का भय। ठीक है, रक्त से भय लगेगा तो उसको बोलते हैं हीमोफोबिया। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस समूह के सदस्यों को प्रायः लाल शैवाल कहा जाता है? तो लाल शैवाल जो है दोस्तों ये बोलते हैं किसको? रोडोफाइसी को। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा रोडोफाइसी को बोला जाता है लाल शैवाल, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। 21 नंबर प्रश्न है कि शैवाल प्रस्फुटन निम्न के परिणाम स्वरूप होता है। बताइए शैवाल प्रस्फुटन जो है ये किसके परिणाम स्वरूप होता है? तो ये होता है दोस्तों सुपोषण के परिणाम स्वरूप। ठीक है, सुपोषण होगा इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, यही आंसर हो गया। अगला है 22 नंबर प्रश्न निम्न में से कौन सी संधि मानव गर्दन को सिर से जोड़ता है? बताइए मानव गर्दन को सिर से कौन सी संधि जोड़ता है? तो जो होता है आपको पीवट संधि। ठीक है, क्या आंसर होगा? पीवट संधि हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 23 नंबर। आंतों के जीवाणु मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण करते हैं? तो ये करते हैं दोस्तों विटामिन के का संश्लेषण करेंगे। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा विटामिन के का। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है? तो जल में घुलनशील विटामिन बी और सी है, तो ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया जो विटामिन सी। ठीक है, और बाकी जो है वसा में घुलनशील होता है ADE K। ठीक है, दोनों याद रखिएगा। आगे 25 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन मस्तिष्क द्वारा स्रावित होता है जो नींद जगाने के चक्र को नियंत्रित करने में सहायता करता है? तो बताइए इसका आंसर ये हो जाएगा मेलाटोनिन करता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेलाटोनिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न है कि उस ग्रंथि का नाम बताइए जो अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के काज को नियंत्रित करता है। बताइए कौन करता है? तो वो करता है दोस्तों पीयूष ग्रंथि। ठीक है, उसी को पिट्यूटरी ग्रंथि बोलते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पिट्यूटरी ग्रंथि। अगला प्रश्न क्या है कि ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल शरीर के किस अंग का भाग है? बहुत अच्छा प्रश्न। ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल जो है ये शरीर के किस अंग का भाग है दोस्तों? तो यह है वृक्क का भाग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वृक्क यानी कि किडनी का भाग है। आगे प्रश्न बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत गवर्नर जनरल के पद को किस पद से प्रतिस्थापित किया गया? बताइए किस पद से? तो ये हो जाएगा दोस्तों वायसराय के पद से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वायसराय के पद से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर प्रश्न है कि वुड का 1854 का डिस्पैच किस नीति से संबंधित है? बताना है वुड डिस्पैच जो है 1854 का वो किस नीति से संबंधित है? तो यह शैक्षणिक विस्तार से है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा शैक्षणिक विस्तार से है। ठीक है, और इसे जो है भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा ही बोलते हैं वुड डिस्पैच को। ठीक है, यह भी याद रखिएगा। आगे प्रश्न क्या है दोस्तों? नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन है कि 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम ने कौन सी प्रशासनिक विशेषता को लागू किया? तो ये लागू किया दोस्तों
भारतीय सदस्यों वाली विधान परिषद को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आंसर जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1861 के भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम ने किन शहरों में उच्च न्यायालय की स्थापना की? तो ये किया किन किन शहर में दोस्तों? ये किया कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन क्या है? 1898 में एनी बेसेंट द्वारा स्थापित किस संस्था ने भारतीय शिक्षा को बढ़ावा दिया? बताइए कौन सी संस्था बढ़ावा दिया था? तो है सेंट्रल हिंदू कॉलेज। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, सेंट्रल हिंदू कॉलेज। ठीक है, और इसका स्थापना जो है एनी बेसेंट ने 1898 में किया था, याद रखिएगा। अगला है सिख धर्म को शुद्ध करने के उद्देश्य से 1873 में किस सिख सुधार आंदोलन की स्थापना की गई थी? तो यह स्थापना किया गया था सिंह सभा आंदोलन का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिंह सभा आंदोलन का। इसका उद्देश्य क्या था? ईसाई धर्म और अन्य धर्मों के बढ़ते प्रभाव का प्रतिकार करना और सिख शिक्षा, साहित्य और संस्कृति को बढ़ावा देना था। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 34 नंबर क्वेश्चन है कि 1868 में स्थापित कौन सा समाचार पत्र भारतीय राष्ट्रवाद की एक प्रमुख आवाज बन गया? बताइए कौन सा समाचार पत्र था? तो वो था दोस्तों अमृत बाजार पत्रिका। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अमृत बाजार पत्रिका था। ठीक है, इसको किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ये शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष के द्वारा। ठीक है, नाम भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मुस्लिम सुधार आंदोलन का उद्देश्य पाश्चात्य प्रभाव को अस्वीकार करके इस्लाम को शुद्ध करना था? तो यह हो जाएगा देवबंद आंदोलन का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, देवबंद आंदोलन। इसका स्थापना जो है 1866 में हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को निम्नलिखित में से किस नाम से जानते हैं? तो इसको बोलते हैं मार्ले मिंटो सुधार, यानी कि आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन है? ब्रिटिश औद्योगिकीकरण के विरोध नीति ने मुख्य रूप से किस भारतीय उद्योग को प्रभावित किया? बहुत अच्छा प्रश्न। किसको प्रभावित किया था? वस्त्र उद्योग को किया था। ठीक है, वस्त्र उद्योग इसका आंसर जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा 1921 में स्थापित किस संस्थान ने समग्र शिक्षा पर जोर दिया था? बताइए कौन सा संस्थान जोर दिया था समग्र शिक्षा पर? तो है विश्व भारती विश्वविद्यालय, यानी कि आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विश्व भारती विश्वविद्यालय। ठीक है, और ये 1921 में इसका स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पंडिता रमाबाई के नेतृत्व में महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा सुधार आंदोलन चलाया गया था? तो वो चला गया था शारदा सदन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शारदा सदन। इसका स्थापना जो है 1889 में किया गया था पंडिता रमाबाई के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत मतदाताओं की संख्या लगभग कितनी बढ़ाई गई? तो लगभग जो है 30 मिलियन बढ़ाया गया था। आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 30 मिलियन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत में ब्रिटिश रेलवे विकास का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? तो उसका प्राथमिक उद्देश्य था आर्थिक शोषण और सैन्य नियंत्रण। ऑप्शन नंबर बी आंसर जाएगा। ठीक है, और प्रथम रेलवे का विकास किसके शासनकाल में हुआ है? बताइए कमेंट में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या है? 42 नंबर 1936 में गठित अखिल भारतीय किसान सभा का नेतृत्व किस नेता ने किया था? तो इसका नेतृत्व किया था स्वामी शाहजानंद सरस्वती ने। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया, शाहजानंद सरस्वती। ठीक है, 1936 में गठन हुआ था, याद रखिएगा। और लखनऊ अधिवेशन में हुआ था, ये भी याद रखिएगा, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1890 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में भारतीय सिविल सेवा के लिए किस प्रमुख सुधार की मांग की गई थी? तो ये मांग किया गया था किया था दोस्तों, सुधार का नाम बताइए इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा कि भारत और इंग्लैंड में एक साथ आयोजित ICS परीक्षा है। ठीक है, यही मांग किया गया था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चतुराई पूर्ण निष्क्रियता की नीति और गंदमक संधि किससे संबंधित है? तो ये दोनों जो है ये संबंधित है आंग्ल अफगान से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आंग्ल अफगान से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 45 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लॉर्ड डलहौजी द्वारा व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत विलय किए गए राज्यों के कालानुक्रमिक क्रम को सही ढंग से दर्शाता है? तो बताइए कौन दर्शाता है दोस्तों?
तो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, सतारा, जैतपुर, झांसी और नागपुर। ठीक है, सतारा जो है ये कब हुआ था, 1848 में, और जैतपुर बस 1849 में। ठीक है, जैतपुर के बाद संबलपुर आता है जो 1849 में हुआ है। ठीक है, और झांसी में 1853 में, और नागपुर 1854। सबको याद रखिएगा ईयर सहित। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 46 नंबर क्वेश्चन क्या है कि स्कंद गुप्त के बाद शासकों को निम्नलिखित विशेषताओं के लिए जाना जाता है। स्कंद गुप्त के बाद के शासकों को निम्नलिखित विशेषताओं के लिए जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। इसका आंसर होगा कि कमजोर नियंत्रण और विखंडन के कारण। ऑप्शन नंबर सी आंसर जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 27 नंबर क्वेश्चन है कि गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश उभरा। बहुत अच्छा प्रश्न। तो गुप्त के बाद पुष्यभूति वंश आया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पुष्यभूति वंश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ। बताइए विक्रम संवत ये कब प्रारंभ हुआ है। तो यह 57 ईसा पूर्व। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर, 57 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक के दरबारी कवि थे। बताइए रवि कीर्ति जो है ये किस चालुक्य शासक के दरबारी कवि थे। तो थे पुलकेशिन द्वितीय के। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो गया, पुलकेशिन द्वितीय के थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नायक प्रणाली एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। बताइए नायक प्रणाली का एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या था। तो वो था दोस्तों विद्रोह को रोकने के लिए नायकों का समय समय पर स्थानांतरण किया जाना, यही विशेषता था। यही इसका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। आगे बढ़ते हैं। 51वां प्रश्न है कि चोल शासकों ने वेंगी और तुंगभद्रा दोआब जैसे क्षेत्रों पर नियंत्रण के लिए किस राजवंश जिसे उत्तरवर्ती चालुक्य वंश के नाम से जाना जाता है के साथ लगातार युद्ध किया। तो किसके साथ युद्ध किया। ये किया है आपके कल्याणी के चालुक्यों के साथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कल्याणी के चालुक्यों के साथ। आगे बढ़ते हैं। और इसका राजधानी कल्याणी था। ठीक है, आधुनिक कर्नाटक में है। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को औरंगजेब ने मृत्यु दंड दिया था। बताइए औरंगजेब ने किस सिख गुरु को मृत्यु दंड दिया था। तो था गुरु तेग बहादुर को। ठीक है, जो सिख के 90 गुरु थे, गुरु तेग बहादुर 90 गुरु थे। ठीक है, 1675 में इनको फांसी दिया गया था दिल्ली में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 53वां प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा विभाग मुख्य रूप से सल्तनत के अधिकारी के अभिलेखों और पत्राचार के रख रखाव के लिए उत्तरदायी था। तो कौन सा विभाग था। तो था दोस्तों दीवान इंसा था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दीवान इंसा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 54वां प्रश्न क्या कहता है कि वायुमंडल की किस परत में ओजोन द्वारा पराबैंगनी विकिरण के अवशोषण के कारण ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान बढ़ता है। ये किस परत में होता है। तो होता है दोस्तों समताप मंडल में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समताप मंडल। आगे है वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए उत्तरदायी है जिससे आकाश नीला दिखाई देता है। तो आपको भी पता है दोस्तों कौन सा मंडल है। तो हो जाएगा क्षोभ मंडल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्षोभ मंडल है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं इसके बाद। और यहीं पे दोस्तों आपका बादल, बारिश और पवन सभी जो है मौसमी घटनाएं होता है क्षोभ मंडल में होता है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा उद्योग कच्चे माल के रूप में बॉक्साइट पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर करता है। तो उद्योग का नाम है एल्युमिनियम उद्योग। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एल्युमिनियम उद्योग है। ठीक है, बॉक्साइट उत्पादन में प्रमुख राज्य कौन कौन है। उड़ीसा है, झारखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र। ये सभी को याद रखिएगा। आगे प्रश्न क्या है। काराजास लौह खदान जो दुनिया की सबसे, सॉरी दोस्तों, हाँ यहाँ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है दोस्तों कि काराजास लौह खदान जो दुनिया की सबसे बड़ी खदानों में से एक है स्थित है। कहाँ स्थित है बताना है। तो यह है ब्राजील में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्राजील में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 58वां प्रश्न क्या है कि जनसांख्यिकी संक्रमण मॉडल जनसंख्या वृद्धि को निम्न के संदर्भ में समझाता है। किसके संदर्भ में समझाता है। तो यह दोस्तों समय के साथ जन्म दर और मृत्यु दर के संबंध में। ऑप्शन नंबर बी हो गया। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 59 नंबर। तो 59 नंबर क्वेश्चन है कि भारत ने लिथियम जैसे महत्वपूर्ण खनिजों को सुरक्षित करने के लिए काबिल का गठन किया। काबिल एक सहयोगात्मक उद्यम है। क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो क्या है नालको
HCl और MaCl का है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 60 नंबर। 60 नंबर क्वेश्चन है कि शुद्ध शून्य उत्सर्जन का अर्थ निम्न में से कौन सा है? बताइए, शुद्ध शून्य उत्सर्जन का अर्थ क्या है? तो उसका अर्थ क्या है दोस्तों, देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर, जो क्या है, कार्बन निष्कासन द्वारा उत्सर्जन को संतुलित किया जाता है। यही जो है शुद्ध शून्य कार्बन का मतलब होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर प्रश्न क्या है कि अर्थशास्त्र में तरलता जाल से तात्पर्य ऐसी स्थिति से है जहां जहां क्या होगा, तो जहां, उसका आंसर देखते हैं। आंसर हो जाएगा जहां ब्याज दरें कम होने पर मौद्रिक नीति अप्रभावी हो जाती है और लोग निवेश या खर्च करने के बजाय नकदी जमा करते हैं वहां। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो गया। आगे बढ़ते हैं 62 नंबर क्वेश्चन। RBI द्वारा शुरू की गई बाह्य बेंचमार्क उधार दर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका संबंध है आपके रेपो दर या कोई अन्य बाहरी बेंचमार्क से। आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है GST निम्नलिखित सिद्धांत पर लगाया जाता है। किस पर लगाया जाता है GST? तो इसका आंसर हो जाएगा गंतव्य आधारित कराधान पर। ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं 64 नंबर प्रश्न। 64 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट 2025-26 की चर्चाओं में संदर्भित हालिया व्यापार आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 24-25 अप्रैल 2024 से लेकर मार्च 2025 में भारत से शीर्ष निर्यात कृषि उत्पाद कौन सा था? तो वो था कौन सा, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों चावल था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चावल। आगे बढ़ते हैं 65 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय स्तर पर ODOP एक जिला एक उत्पाद योजना को लागू करने के लिए मुख्य रूप से कौन सा मंत्रालय उत्तरदायी है? तो मुख्य रूप से कौन सा मंत्रालय है, बताइए आंसर इसका। तो हो जाएगा दोस्तों वाणिज्यम उद्योग मंत्रालय, जो ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, वाणिज्यम उद्योग मंत्रालय। आगे बढ़ते हैं 66 नंबर क्वेश्चन। 66 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी 66 नंबर क्या क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्या के अनुसार फोन कॉल टैपिंग संविधान के अनुच्छेद 10 में दिए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। तो किस में है? तो संविधान का अनुच्छेद 21 में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। आगे बढ़ते हैं 67 नंबर प्रश्न। वो क्वेश्चन क्या है कि अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा किसने कहा था? बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको याद भी होगा। किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी हो गया। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों के साथ असंगत या उन्हें कम करने वाले कानूनों का उल्लेख किया गया है? तो ये किया गया दोस्तों अनुच्छेद 13 में। ठीक है, याद रखिएगा, अनुच्छेद 13 में किया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 69वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायत व्यवस्था प्रचलित है? तो पंचायत व्यवस्था इनमें से आपके अरुणाचल प्रदेश में प्रचलित है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 70 नंबर क्वेश्चन है डैश चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा पालन किए जाने वाले मानदंडों और दिशा निर्देशों का एक समूह है। तो क्या होगा इसका आंसर? तो है दोस्तों आदर्श आचार संहिता हो जाएगा इसका आंसर, जो ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं इसके बाद 71 नंबर क्वेश्चन की ओर। स्वतंत्रता के बाद भारत का भाग बनने वाला पहला क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा था? तो स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले कौन सा क्षेत्र बना था? वह दादर एवं नगर हवेली बना था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दादर एवं नगर हवेली। ठीक है, इसको 1954 में क्या किया गया था? समूह द्वारा पुर्तगाल शासन से मुक्त कराया गया था 1954 में। ठीक है, याद रखिएगा 1954 में। आगे बढ़ते हैं, मुर्शिदाबाद से मुंगेर को राजधानी के रूप में स्थानांतरित किया था किसने? बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। किसने किया था दोस्तों? मीर कासिम ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मीर कासिम ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 73वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे बिहार विभूति के नाम से जानते हैं? बताइए, बिहार विभूति के नाम से किसको जानते हैं? तो आंसर हो जाएगा अनुग्रह नारायण सिंह को बोलते हैं बिहार विभूति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 74वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का पहला GI टैग प्राप्त कलाकृति है? तो बिहार का पहला GI टैग किसको मिला है बिहार में? तो हो जाएगा दोस्तों मधुबनी चित्रकला को मिला है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मधुबनी चित्रकला। ठीक है, इसको जो है 2007 में मिला हुआ है, ये याद रखिएगा 2007 में, थोड़ा रीजन है। आगे बढ़ते हैं, विद्यापति किसके दरबारी कवि थे? बताइए दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है। विद्यापति जो है ये किसके दरबारी थे? तो ये थे शिव सिंह के दरबारी कवि थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शिव सिंह। ठीक है, और उन्हें मैथिल कोकिला के नाम से भी जानते हैं। विद्यापति जी को
मैथिल कोकिला के नाम से बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा बिहार का रामसर स्थल नहीं है? तो इसमें से कौन बिहार का रामसर स्थल नहीं है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुपम झील जो है वो नहीं है। ठीक है, ये जनवरी 2026 तक है। बिहार में जो है टोटल 6 रामसर स्थल है, जो है कांवर झील, नागी पक्षी अभयारण्य, नकटी झील, गोकुल जलाशय, उदयपुर झील, गोगाबिल झील, और क्या है, यहाँ हो गया 6। ठीक है, इस सबको जो है शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न। सॉरी दोस्तों, नेक्स्ट 77 नंबर क्वेश्चन है, थारू जनजाति मुख्यतः बिहार के किस जिले में पाई जाती है? बताइए, थारू जनजाति बिहार के किस जिले में पाया जाता है? तो ये पश्चिमी चंपारण में होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पश्चिमी चंपारण में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 78 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बांध सोन नदी पर अवस्थित है? बताइए, कौन सा बांध जो है वो सोन नदी पर है इसमें से? तो इसमें से दोस्तों क्या आंसर हो जाएगा? बांससागर और इंद्रपुरी दोनों हो जाएगा। ठीक है, बांससागर और इंद्रपुरी बैराज दोनों जो है सोन नदी पर स्थित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 79 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे कुनिक के नाम से जानते हैं? बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कुनिक के नाम से अजात शत्रु को जानते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अजात शत्रु को बोलते हैं। अजात शत्रु जो है हर्यक वंश का शासक था। अगला है, शेर शाह सूरी की मृत्यु निम्नलिखित में से किस किले में बारूद के आकस्मिक विस्फोट से हुई थी? तो यह हो जाएगा दोस्तों कालिंजर के किला में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कालिंजर के किले में। ठीक है, और इनका मृत्यु जो है 22 मई 1545 को हुआ था, याद रखिएगा। 81 नंबर प्रश्न है कि बीसीसीआई ने किस कंपनी को टीम इंडिया के सभी प्रारूपों के लिए नया मुख्य प्रायोजक के रूप में घोषित किया है? तो ये किया है दोस्तों किस कंपनी को? बताइए, अपोलो टायर्स को किया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अपोलो टायर्स को। ठीक है, ये 2028 तक इसका डेट है, एक्सपायरी डेट कब तक है? 2028 तक है। अगला है 82 नंबर क्वेश्चन कि लद्दाख भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग मुख्य रूप से किस कारण से कर रहा है? तो ये कर रहा है दोस्तों किस कारण से? बताइए, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अपनी मुख्यतः आदिवासी आबादी के लिए संवैधानिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? 83 नंबर क्वेश्चन है इसके बाद क्या कि भारत ने 2025 में फाइनल में किस टीम को हराकर अपना पहला आईसीसी महिला वनडे विश्व कप का खिताब जीता था? तो यह था दक्षिण अफ्रीका को हराया है। ऑप्शन दक्षिण अफ्रीका होगा ना? हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका को हराकर। ठीक है दोस्तों, फाइनल में जो हराया है दक्षिण अफ्रीका को। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद क्वेश्चन क्या है, किस राज्य सरकार ने लंबित मामलों के निपटारे में तेजी लाने और न्यायिक प्रणाली को मजबूत करने के लिए 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की घोषणा किया है? तो कौन सा राज्य सरकार किया है? तो ये किया है बिहार किया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर का बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 85 नंबर प्रश्न है, लंदन स्थित वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने हाल ही में उस भारतीय मुख्यमंत्री को सम्मानित किया है जिसने 10 बार पद की शपथ लेने वाला पहला मुख्यमंत्री बनने का गौरव प्राप्त किया है। तो ये कौन है दोस्तों? अपने नीतीश कुमार जी हैं, जो 10 बार भी शपथ ले ली है। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट 86 नंबर प्रश्न क्या है, 2025 में हुए घातक भ्रष्टाचार विरोधी प्रदर्शनों के बाद अंतरिम नेता के रूप में नियुक्त होने के बाद नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है सुशीला कार्की बन गई है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, विश्व का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू हाल में किस देश द्वारा आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों किस देश के द्वारा? बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा पलाऊ के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पलाऊ के द्वारा आयोजित किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसके बाद क्वेश्चन 88 नंबर प्रश्न क्या है कि हाल ही में पाकिस्तान ने एक रक्षा समझौता किया है जिसके तहत एक देश पर हमला दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। इस समझौते में पाकिस्तान का साझेदार देश कौन सा है? तो साझेदार देश कौन है बताइए? तो है दोस्तों सऊदी अरब। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 89 नंबर प्रश्न क्या है कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस देश को मानव अफ्रीकी ट्रिपैनोसोमियासिस यानी कि स्लीपिंग सिकनेस से मुक्त प्रमाणित किया गया है? किस देश को किया गया है? केन्या को किया गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, केन्या को। आगे बढ़ते हैं, 90 नंबर प्रश्न है, जुलाई 2025 में एलन मस्क ने संयुक्त राज्य अमेरिका में एक राजनीतिक दल की शुरुआत की, पार्टी का नाम क्या है? तो उसके पार्टी का नाम है अमेरिकन पार्टी। ठीक है, आंसर हो जाएगा अमेरिकन पार्टी। ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका। 91 नंबर प्रश्न देखते हैं। 91 नंबर प्रश्न है, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन WGS 2025 का 12वां संस्करण हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया था? ये किया गया था दोस्तों
दुबई में। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, दुबई में आयोजित हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 92 प्रश्न है, विश्व आर्थिक मंच की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 के अनुसार लैंगिक समानता में भारत का स्थान क्या है? तो लैंगिक समानता में भारत का स्थान कितना है दोस्तों? 131वां है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 131 है। ठीक है, पहले 2024 में 128वें स्थान पर था। ठीक है दोस्तों, स्कोर पूछ लेगा तो स्कोर है 64.1 स्कोर है भारत का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो 93वां प्रश्न है, सीबीएसई ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय कार्यालय और उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया है? ये कहाँ स्थापित किया है? दुबई में किया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दुबई में। ठीक है, नेक्स्ट 94वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश के संविधान सुधार आयोग ने हाल ही में राज्य के सिद्धांतों से धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और राष्ट्रवाद को हटाने का प्रस्ताव रखा है? तो ये कहाँ रखा गया है बताइए? तो यह बांग्लादेश रखा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर, बांग्लादेश। नेक्स्ट प्रश्न इसके बाद 95 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस यूरोपीय देश ने 1 जनवरी 2025 से बुर्का पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा किया है? कौन सा देश किया है दोस्तों बताइए? स्विट्जरलैंड किया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट है, नीतीश कुमार की स्मृति यात्रा जनवरी 2026 में कब प्रारंभ होने वाली थी? इसका प्रारंभ हुआ है 16 जनवरी 2026 को होने वाला था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 16 जनवरी 2026। 97वां प्रश्न है कि हालिया खबरों के अनुसार बिहार सरकार नए भूकंपीय वेधशालाओं की स्थापना करके भूकंप निगरानी को मजबूत करने की योजना बना रही है। बिहार में कितने नए वेधशाला स्टेशन प्रस्तावित हैं? तो टोटल जो है दोस्तों 6 प्रस्तावित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 6। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 98वां प्रश्न है, ISFR 2023 के अनुसार ISFR 2021 की तुलना में बिहार के वन क्षेत्र में लगभग कितनी वृद्धि हुई है? तो बिहार के वन क्षेत्र में लगभग 151.66 वर्ग किलोमीटर वृद्धि हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। इसके बाद 99वां प्रश्न, 99वां क्वेश्चन है, बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई बिहार खेल प्रतिभा खोज प्रतियोगिता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है बताना है। ठीक है, चलिए कथन देखते हैं। पहला कथन है, यह भारत में खेल के क्षेत्र में प्रतिभाओं की खोज की सबसे बड़ी प्रतियोगिता है। सही दिया है पहला कथन। दूसरा है, इसके कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री ने पटना के पाटलिपुत्रा खेल परिसर में किया। ये भी सही है। ठीक है, इसके बाद तीसरा कथन क्या है, प्रतियोगिता में केवल सरकारी स्कूलों के छात्र ही भाग ले सकते हैं। नहीं दोस्तों, गलत है। चौथा, इस प्रतियोगिता का उद्देश्य 2028 के ओलंपिक के लिए संभावित एथलीटों की पहचान करना है। यह भी गलत है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर कौन सा है दोस्तों? केवल 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न इसके बाद कौन सा होगा? आज का अंतिम प्रश्न। ठीक है, इस सेट का अंतिम प्रश्न है। क्या क्वेश्चन है कि बिहार के बजट 2025-26 के अनुसार वित्तीय वर्ष के लिए राज्य का अनुमानित राजस्व अधिशेष कितना है बताइए? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इसका आंसर हो जाएगा 8831 करोड़। ठीक है, जो सकल घरेलू उत्पाद का 0.8% है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, तो ये सेट समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय दोस्तों।